ओके, ये लेक्चर नंबर 19 है और नोट वैसे जो तरतीब से है वो लेक्चर नंबर 10 होगा। ठीक है, नोट्स का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये पुराने एडिशन के लेक्चर्स बने हुए, तो इसलिए जो है ना ये चैप्टर 7 लिखा हो। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जो 5th एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 है इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो ये हम इस लेक्चर में ये स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बतानी थी, ये वाला जो लेक्चर है इसके आप ऊपर अगर टॉप पे देखो कि 15 पेजेस हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में करेंगे और मैं जब इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो मैं 19A कर दूंगा फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को 19B कर दूंगा। ठीक है, तो इसके 15 पेजेस हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले 6 पेजेस करेंगे इस लेक्चर के। ठीक है, तो पहला इंडक्शन मोटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंडक्शन मोटर क्या होती है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन बताई हुई है। ठीक है, फिर उसका बेसिक इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल दिया हुआ है, टॉर्क कैसे जनरेट होता है। ठीक है, टॉर्क जनरेट कैसे होता है वो बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर कंसेप्ट ऑफ रोटर स्लिप है, रोटर स्लिप क्या होती है वो बताया हुआ है। उसके बाद ये स्लिप स्पीड वगैरह बताया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर बताया हुआ है, ये रोटर की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी क्या होती है। और उसके बाद जो है ये एग्जांपल 7.1 आती है। ठीक है, 7.1 एग्जांपल के 4 पार्ट्स हैं, ABCD, और इस एग्जांपल के एंड तक हम यहाँ तक करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल के सोल्यूशन तक हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने बतानी थी कि जब ये पेज नंबर 6 तक हम कर लेंगे ना, ये लेक्चर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो अगले पेजेस है ना वहाँ पे कुछ रेपिटेशन आ रही है, कुछ चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं। मतलब यहाँ पे पेज नंबर 7 से ना जब ये अगले लेक्चर में हम करेंगे तो कुछ चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं, वही रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है ना उसको हम स्किप कर देंगे, थोड़ा नीट करके लिखा हुआ है, ये पुराने लेक्चर बने हुए हैं तो वही चीज़ें दोबारा लिखी हुई हैं। तो जो रिपीट हो रहा है पोर्शन वो हम स्किप कर देंगे, और स्किप करके तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे जो भी है। ठीक है, तो पेज नंबर 7 से जो है वो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 2-3 पेजेस हम करके, तो हम ये इक्विवेलेंट सर्किट वाला जो पेज है यहाँ पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, जो कि पेज नंबर 10 है। ठीक है, तो 3-4 पेजेस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट में आ जाएं। तो ये चैप्टर नंबर 6 इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि जो पिछला चैप्टर खत्म हुआ है ना, चैप्टर नंबर 5 सिंक्रोनस मोटर वाला, वो जिस टॉपिक पे खत्म हुआ था वो टॉपिक था स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उसके कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मोटर वाइब्रेट करती है, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। जो 3 मेथड हैं उनमें से जो तीसरा मेथड था एमॉर्टिशर वाइंडिंग का, उसमें हमने ये देखा था कि हम जो रोटर की डीसी फील्ड है उसको रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करके जो एमॉर्टिशर वाइंडिंग है वो उसमें रोटर में इंसर्ट करते हैं, उसके एंड्स को शॉर्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो रोटर की डीसी, जो रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होती है, बजाय इसके कि हम उसको फिजिकली डीसी फील्ड से प्रोवाइड करें। तो ये जो अमॉर्टिशर वाइंडिंग वाला, यानी पिछले चैप्टर में जो सिंक्रोनस मोटर के को स्टार्ट करते हैं हम अमॉर्टिशर वाइंडिंग के थ्रू, वो वाला मेथड जो है वो इतना बेहतर काम करता है कि हम एक ऐसी मोटर बना सकते हैं जो जिसके अंदर अमॉर्टिशर वाइंडिंग लगी हो, और वो मोटर उसी मेथड से स्टार्ट होती हो। तो ये इंडक्शन मोटर जो है, ये आप कह सकते हो ये ऐसी मोटर है, एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर होती है जिसके अंदर अमॉर्टिशर वाइंडिंग परमानेंटली लगी होती है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में तो वो एक स्टार्टिंग मेथड था, सिर्फ सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का एक मेथड था कि अमॉर्टिशर वाइंडिंग लगा के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो मेथड इतना अच्छा बेहतर काम करता है कि हम एक मोटर स्पेशली बना सकते हैं जो कि अमॉर्टिशर वाइंडिंग की बेस पे ही वर्क करती हो। ठीक है, तो ये जो इंडक्शन मोटर है इसको आप ये कह सकते हो ये एक ऐसी सिंक्रोनस मोटर है जिसके अंदर अमॉर्टिशर वाइंडिंग परमानेंटली लगी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो जो अगर सिंक्रोनस मोटर के साथ इसको कंपेयर करो तो सिंक्रोनस मोटर में एक स्टेटर को सप्लाई मिलती है और एक रोटर को डीसी सप्लाई मिलती है। इसके अंदर ये होता है कि सिर्फ स्टेटर को सप्लाई देंगे इंडक्शन मोटर के अंदर, और वो सप्लाई जो स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देंगे उससे
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करेगी। वोल्टेज इंड्यूस करने के बाद करंट प्रोड्यूस होगा और उससे रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड फिर स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करेगी और टॉर्क जनरेट करेगी और उससे मोटर चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटर को अलहदा से डीसी फील्ड सप्लाई देते हैं वो नहीं होती। इसके अंदर रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, इसीलिए इंड्यूस से इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। इंडक्शन मोटर का जो नाम है वो इसी इंड्यूस वाले फिनोमेना से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ी रीडिंग करता हूँ जो अभी तक मैंने बताया वो थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। इन लास्ट चैप्टर वी saw how Morse winding work in synchronous motor can Morse winding in synchronous motor can develop starting torque with supplying an external without supplying an external DC field current to rotor. ठीक है, in fact a Morse winding works so well that a motor can be built without synchronous motor main DC field circuit at all. ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि वही जो पिछले चैप्टर में मॉर्शर वाइंडिंग वाला हमने किया है वो मेथड इतना बेहतर काम करता है कि आप बगैर डीसी फील्ड के एक मोटर जो है वो सिर्फ मॉर्शर वाइंडिंग की बेस पे बना सकते हो। अ मशीन विद ओनली मॉर्शर वाइंडिंग इज कॉल्ड एन इंडक्शन मशीन बिकॉज rotor voltage which produces rotor current and rotor magnetic field is induced in the rotor winding rather than being physically supplied by DC source। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि मॉर्शर वाइंडिंग वाली जो मोटर है उसमें रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है रादर देन के एक डीसी सप्लाई फील्ड से सप्लाई करें आप। ठीक है, although it is possible to use an induction machine as a either as a generator or motor but it has many disadvantages as a generator so is rarely used in this manner। ठीक है, तो आपने पीछे देखा होगा कि हमने पिछले 2 चैप्टर्स में हमने ये कहा था कि हम सिंक्रोनस मशीन का जब वर्ड यूज करते हैं तो सिंक्रोनस मशीन जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। इसी तरह इंडक्शन मशीन अगर हम कहें तो इंडक्शन मशीन जो है वो जनरेटर भी हो सकती है, इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है या इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। लेकिन आगे जाके हम इस चैप्टर के एंड पे देखेंगे कि इंडक्शन जनरेटर जो है ना उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये जो इंडक्शन है मशीन है वो सिर्फ एज ए इंडक्शन मोटर के तौर पे एज ए इंडक्शन मोटर ही यूज होती है। तो हम इंडक्शन मशीन का वर्ड जब भी यूज करेंगे तो उसका मतलब इंडक्शन मोटर ही होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे इसका इंट्रोडक्शन इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, ये थोड़ा सिंपली शॉर्टकट मेथड में बताया हुआ है आपको। एक मिनट, कंस्ट्रक्शन अच्छा इसका सेम स्टेटर है सिंक्रोनस मशीन। इसमें जो स्टेटर की कंस्ट्रक्शन है वो एग्जैक्टली सिंक्रोनस मशीन की तरह की है। सिंक्रोनस मशीन का मतलब है कि जैसे सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर में स्टेटर होता था एग्जैक्टली वैसा ही स्टेटर होगा इंडक्शन मोटर के अंदर। और डिफरेंट रोटर कंस्ट्रक्शन, इसका रोटर जो है वो उससे डिफरेंट होता है सिंक्रोनस मोटर से। 2 तरह के रोटर इसमें होंगे। अच्छा, एक केज रोटर होगा और एक वूंड रोटर होगा। केज रोटर जो है वो एक सीरीज ऑफ बार्स हैं, कंडक्टिंग बार्स, जो कि उस रोटर के स्लॉट्स के अंदर होंगे और एंड उसके शॉर्ट के होंगे। ये केज रोटर है, पिंजरे की तरह का होगा ये। और जो वूंड रोटर है वो कैसा होगा, वो कंप्लीट 3 फेज वाइंडिंग होगी और वो 3 फेज वाइंडिंग जो है वो स्टेटर की वाइंडिंग का मिरर इमेज होगा और वाई कनेक्टेड होंगे और उसके एंड आपस में शॉर्टेड होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि जो वूंड रोटर है वो मोर एक्सपेंसिव होता है और रेयरली यूज होता है क्योंकि इसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो ये रेयरली यूज है और एक्सपेंसिव भी है क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग में एक्सपेंसिव है वो। ठीक है, अगले पेज पे आ जाएं अगर। अच्छा अब बेसिक इंडक्शन मोटर कंसेप्ट, ऑलमोस्ट सेम ऑपरेशन एज सिंक्रोनस मोटर विद इमर्शियल वाइंडिंग। जो सिंक्रोनस मोटर विद इमर्शियल वाइंडिंग वाला कंसेप्ट था एग्जैक्टली वही इसका कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट क्या था वो अभी हम देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंड्यूस्ड टॉर्क इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर के अंदर टॉर्क कैसे इंड्यूस होता है उसको डिस्कस करने के लिए हम केज रोटर इंडक्शन मोटर डिस्कस करेंगे। यानी पिछले टॉपिक में जो हमने 2 तरह के रोटर डिफाइन किए हैं, एक केज रोटर होता है और एक वूंड रोटर होता है, तो हम केज रोटर को इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा अब क्या होता है कि उसी तरह 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाइड टू स्टेटर व्हिच प्रोड्यूसेस 3 फेज करंट एंड मींस द रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बीएस व्हिच इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो पहला काम तो वही हो गया जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर होता है कि आपने 3 फेज सप्लाई देनी है स्टेटर को
और उससे 3 फेज करंट प्रोड्यूस होगा, और वो 3 फेज करंट जो है वो जो है उसके अंदर स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड क्या होती है, वो ये स्पीड होती है, एक मिनट, एक मिनट, ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ। ये जो सिंक्रोनस जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड जो है वो ये होती है 120 एफ ओवर पी, एन इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी। ठीक है। तो अब क्या होगा कि स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो रोटर के ऊपर से, क्योंकि वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है और रोटेटिंग होती है, वो रोटर के ऊपर से गुजरेगी, और उससे क्या होगा कि वो रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करेगी, और वोल्टेज इंड्यूस करने का ये फार्मूला है, ई इंड्यूस इज इक्वल टू वी क्रॉस वी डॉट एल। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। तो रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा, और रोटर के क्योंकि उसके स्लॉट्स के एंड उसकी जो एक मिनट, मैं इसको पेज पे वापस कर दूं। रोटर में क्योंकि उसकी स्लॉट्स जो हैं वो शॉर्टेड हैं, उससे शॉर्टेड होने की वजह से ये होगा कि जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उससे करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाथ कंप्लीट हुआ हुआ है। तो उससे जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड रोटर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अच्छा, अब रिलेटिव मोशन ऑफ रोटर बार्स एज कंपेयर टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस वोल्टेज इन रोटर बार्स। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है कि उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होगा। इंड्यूस वोल्टेज इन अपर बार इज आउट ऑफ फेज एंड व्हाइल इंड्यूस वोल्टेज इन लोअर बार इज इनटू द पेज। अब ये चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है ना, एक मिनट, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम में इसका जो लोअर पार्ट है इसमें इनटू द पेज होगा, और वो अपर वाला जो पोर्शन है इसमें आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, और इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज वो इसलिए कह रहा है। ठीक है। अच्छा, रोटर असेंबली इज इंडक्टिव, सो रोटर पीक करंट लैग्स पीक रोटर वोल्टेज। रोटर की असेंबली जो है वो इंडक्टिव है, इसलिए रोटर का जो करंट है वो लैग करेगा रोटर वोल्टेज को। रोटर करंट फ्लो प्रोड्यूसेस रोटर मैग्नेटिक फील्ड। जब एक दफा रोटर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा तो उससे रोटर मैग्नेटिक फील्ड बी आर क्रिएट होगी। इस तरह दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, एक बी एस तो पहले ही थी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चेस करके टॉर्क इंड्यूस करेंगी, और जिस तरह दो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो टॉर्क क्रिएट होगा ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा, और रोटर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इफ रोटर वाज मूविंग एट सिंक्रोनस स्पीड देन रोटर बार वुड बी स्टेशनरी रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, देयर वुड बी नो इंड्यूस एंड देयर वुड बी नो इंड्यूस वोल्टेज एंड नो करंट एंड बी आर। अच्छा, अब ये इस तरह है कि अगर आप देखो कि दो कार्स जो हैं अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ एग्जैक्ट सेम स्पीड से मूव कर रही हूँ, तो उसके कार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उन साथ, वो साथ वाली कार को देखेंगे तो उनको स्टेशनरी मूव फील होगी। ठीक है, कि अगर दो मूविंग बॉडीज एग्जैक्टली सेम स्पीड से मूव कर रही हो तो आपको रिलेटिवली पता नहीं चलेगा कि जो है साथ वाली कार मूव कर रही है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम स्पीड से। इस तरह ये रिलेटिव मोशन जो है ना वो ये है कि अगर रोटर जो है वो उसी स्पीड से मूव करने लग जाए जिससे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, तो रोटर जो है वो रिलेटिवली स्टेशनरी होगा एज कम्पेयर टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस अगर स्टेशनरी होगा तो क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं होगी, इसलिए रिलेटिव मोशन ना होने की वजह से वोल्टेज इंड्यूस भी नहीं होगा, करंट भी नहीं प्रोड्यूस होगा, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इससे इससे हमें ये पता चलता है कि रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन जरूरी है, कि अगर जो रोटर है वो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है एग्जैक्ट उस स्पीड से मूव नहीं कर सकता। अगर उसी स्पीड से मूव करेगा तो वो स्टेशनरी फील होगा और वोल्टेज जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। एन इंडक्शन मोटर स्पीड कैन रीच नियर द सिंक्रोनस स्पीड बट नेवर एग्जैक्टली रीच द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इसी वजह से अब जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक तो पहुंच सकती है, लेकिन एग्जैक्टली उससे वो एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड से नहीं मूव नहीं करती, क्योंकि अदरवाइज जो है वो उसका जो इंडक्शन का प्रिंसिपल है, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो जो है वो डिसेबल हो जाएगा, और उसके अंदर ना वोल्टेज इंड्यूस होगा, ना करंट इंड्यूस होगा, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो टॉर्क जो है उसका खत्म हो जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन बोथ बी आर एंड बी एस
rotate at synchronous speed n sync, while rotor itself moves at a slower speed than n sync. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि रोटर और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो दोनों तो सिंक्रोनस स्पीड से मूव करती हैं, लेकिन रोटर जो खुद है, फिजिकली जो रोटर खुद है, वो एन सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे मूव करता है। ठीक है, अब आगे एक दो डेफिनेशन आ रही है कंसेप्ट ऑफ रोटर स्लिप। वोल्टेज इंड्यूस इन रोटर बार, अच्छा, voltage induced in a rotor bar of induction motor depends upon speed of rotor relative to the magnetic field, so we can define slip speed. अच्छा, एक स्लिप स्पीड की डेफिनेशन है कि जो कि रोटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि रिलेटिव मोशन कितनी है सिंक्रोनस इसकी इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड की, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की जो अपनी मूवमेंट है, उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो स्लिप एंड स्लिप होगी, स्लिप स्पीड होगी। तो ये स्लिप स्पीड हम डिफाइन कर रहे हैं, स्लिप स्पीड हम डिफाइन कर रहे हैं, ये स्लिप स्पीड है और ये इक्वल है एन स्लिप इज इक्वल टू एन सिंक्रोनस माइनस एन एम, यानी एन सिंक्रोनस जो है वो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है और एन एम जो है वो रोटर की अपनी स्पीड है। तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसे एन स्लिप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अनदर टर्म, एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं स्लिप। स्लिप क्या है, ऊपर जो एन स्लिप डिफाइन किया उसको एन सिंक से डिवाइड कर दो, एन सिंक्रोनस स्पीड से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसको स्लिप कहते हैं। तो एन स्लिप ओवर एन सिंक इंटू 100 जो है ये स्लिप होगी, और उसके बाद जो है वो स्लिप को हम उसकी वैल्यू पुट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, एन सिंक माइनस एन एम ओवर एन सिंक। इसका मतलब है कि ये जो एन स्लिप है, ये जो एन स्लिप है, इसकी ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो आप, तो ये वाला फार्मूला बन जाता है, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं इसको एन की बजाय, एन जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में स्पीड होती है, तो मैं इसको रेडियन पर सेकंड वाली स्लिप वाली फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। एक मिनट, ये ओमेगा की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, इस फार्मूले को, ओमेगा सिंक्रोनस माइनस ओमेगा एम ओवर ओमेगा सिंक्रोनस। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट वो ये कह रहा है, एक मिनट, ये इफ रोटर टर्न्स एट सिंक्रोनस स्पीड देन एन एम इज इक्वल टू एन सिंक। अगर एन एम जो है, ये जो एन एम है वो एन सिंक्रोनस के इक्वल हो जाए तो एन सिंक माइनस एन सिंक जीरो हो जाएगा, स्लिप जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला केस ये है कि अगर रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा तो स्लिप जीरो हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस ये है कि अगर रोटर स्टेशनरी है, अगर रोटर स्टेशनरी है, एन एम जीरो हो, तो अगर एन एम जीरो हो तो एन सिंक, ये जो स्लिप है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो केसेस हैं कि अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है तो स्लिप 0 है, और अगर रोटर स्टेशनरी होता है तो उस वक्त स्लिप 1 है। एंड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऑल प्रैक्टिकल मोटर स्पीड फॉल समवेयर बिटवीन दीज टू लिमिट्स। तो जितनी भी प्रैक्टिकली जो केसेस हैं मोटर, जो इंडक्शन मोटर में, उसके अंदर स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। यानी 0 और 1 के दरमियान का मतलब है कि रोटर ना तो सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है और रोटर ना ही स्टेशनरी होता है, इन दोनों के दरमियान में होता है। यानी रोटर चलता तो है, रोटेट तो करता है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होती है। ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे वो ये कर रहा है कि, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इसने एक फार्मूले को सिंप्लीफाई किया है। ये जो पिछला वाला फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला फार्मूला, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने लगे। सिंप्लीफाई कैसे करने लगे, तो हम इस तरह सिंप्लीफाई करने लगे। ये राइट साइड पे देखो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट मैं हाईलाइट करके फिर बताता हूँ। ये लो, अच्छा, एन सिंक माइनस एन एम ओवर एन सिंक जो है इसको स्लिप कहते हैं। इसको अगर डिवाइड कर दो आप राइट हैंड साइड को, एन सिंक ओवर एन सिंक माइनस एन एम ओवर एन सिंक, तो एन सिंक ओवर एन सिंक 1 हो जाएगा, माइनस एन एम ओवर एन सिंक आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि एन एम ओवर एन सिंक को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और स्लिप को एस जो है वो राइट साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन सिंक को, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, एन एम यानी मैकेनिकल स्पीड जो है वो 1 माइनस एस एन सिंक के इक्वल होती है। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन की है, ये फार्मूला फिर उसने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसी फार्मूले को आप ओमेगा की शक्ल में भी लिख सकते हो, यानी मैकेनिकल स्पीड जो है एन एम वो 1 माइनस स्लिप टाइम्स एन सिंक के, एन सिंक का मतलब सिंक्रोनस स्पीड, उसके इक्वल होती है, या ओमेगा की शक्ल में भी ये लिख सकते हो, ओमेगा एम इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू ओमेगा सिंक्रोनस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सिंस इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन इंडक्शन प्रिंसिपल्स,
इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। क्योंकि जिस तरह हमने सेकंड चैप्टर में पूरा ट्रांसफार्मर का चैप्टर किया था, तो उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करती है। तो क्योंकि इंडक्शन मोटर के अंदर भी वही प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो इसको इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन का प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है। प्राइमरी स्टेटर इंड्यूसेस अ वोल्टेज इन सेकेंडरी रोटर। तो इसमें जो, क्योंकि इसको रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं और ये ट्रांसफार्मर से किस तरह मिलता जुलता है, इसका स्टेटर जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पे एक्ट करता है और रोटर जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में ये होता है कि जो सेकेंडरी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है वो एग्जैक्टली प्राइमरी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी की इक्वल होती है। लेकिन रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, ये जो हमारा इंडक्शन मोटर है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर दो केसेस हैं। इफ रोटर इज लॉक्ड, अगर रोटर जो है वो स्टेशनरी या लॉक है या कांट मूव, देन रोटर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू स्टेटर फ्रिक्वेंसी। अगर रोटर स्टेशनरी है उस वक्त तो रोटर की फ्रिक्वेंसी स्टेटर फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है इंडक्शन मोटर के अंदर। लेकिन अगर रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा हो, उस वक्त रोटर की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। ठीक है। तो व्हाट विल बी रोटर फ्रिक्वेंसी इफ रोटर टर्न्स एट एन आर्बिट्ररी स्पीड बिटवीन अबव टू लिमिट्स। तो कहता है अब अगर हमने दो केसेस देखे हैं कि अगर रोटर स्टेशनरी है उस वक्त तो रोटर की फ्रिक्वेंसी स्टेटर फ्रिक्वेंसी की इक्वल होती है, और अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है उस वक्त रोटर की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो अगर इन दोनों के दरमियान में कोई केस हो कि रोटर ना तो स्टेशनरी हो ना ही सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा हो, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो वो केस मैं आपको बता देता हूँ। वो फ्रिक्वेंसी जो है वो स्लिप टाइम्स एफ की इक्वल होती है। ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर जो बातें लिखी हुई है वो उसी को मैथमेटिकल में लिखा हुआ है कि वो जो दो केसेस बताए हुए हैं ना, कि अगर एन एम 0 हो तो एफ आर जो है वो एफ ई के इक्वल होता है, यानी रोटर की फ्रिक्वेंसी जो है वो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी की इक्वल होता है। और अगर एन एम जो है वो एन सिंक्रोनस की इक्वल हो तो रोटर की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो ये वही बातें दोबारा लिखी हुई हैं। तो प्रैक्टिकली अगर जो इन दोनों केसेस के दरमियान में है, तो उसमें आपकी जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है वो एस टाइम्स एफ ई होगी। एस जो है वो स्लिप है जो ऊपर हमने डिफाइन की है, और एफ ई जो है वो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। इसको हम स्लिप की स्लिप की जो वैल्यू है तो ऊपर हमने डिराइव की है, वो वैल्यू लिख के भी हम इसको फार्मूले को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इस फार्मूले को उसने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। वो कह रहे हैं एन सिंक जो होता है ना, वो 120 एफ ओवर पी होता है। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, इसमें एन सिंक दो दफा आता है, एक दफा ऊपर आता है, एक दफा नीचे आता है। तो जो नीचे वाला एन सिंक है, अगर उसकी जगह मैं 120 एफ ओवर पी लगा दूं, ये देखो नीचे वाला जो, एक मिनट, ये जो नीचे वाला एन सिंक है, मैं 120 एफ ओवर पी लगा दूं, तो उससे एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा, और ये फार्मूला सिंप्लीफाई होके अगले पेज पे मैं दिखाता हूँ। ये फार्मूला बन जाएगा एफ आर इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा एफ आर इज इक्वल टू पी और 120 एन सिंक इंटू एन एम। ठीक है। तो ये रोटर की फ्रिक्वेंसी और स्लिप के दरमियान में और पोल्स के दरमियान में, पी जो है ना ये पोल्स है, ये पावर नहीं है, पी नंबर ऑफ पोल्स है। तो ये फार्मूला ड्राइव होता है हमारी रोटर की फ्रिक्वेंसी और सिंक्रोनस स्पीड और मैकेनिकल स्पीड के दरमियान और फोर्स के दरमियान। ठीक है। अब ये एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल 6.1 मैंने आपको बताया, इसको 6.1 एग्जांपल कहना है, 7.1 नहीं कहना। A 208 volt 10 horsepower 4 pole 60 hertz Y connected induction motor has फुल लोड स्लिप ऑफ 5%। इसकी स्लिप की वैल्यू 5% है। अब इसके चार पार्ट्स हैं जो कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो पार्ट्स के अंदर ही लिखी हुई है। पहला पार्ट ये है, पार्ट ए है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ दिस मोटर। सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। सिंक्रोनस स्पीड का ये फार्मूला जो हम पिछले दो चैप्टर्स में भी पढ़ते रहे हैं, ये 120 एफ ओवर पी। तो 120 फ्रिक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, और पोल्स जो है वो 4 पोल्स हैं। तो जो है सिंक्रोनस स्पीड जो है वो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाती है। ठीक है। पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द रोटर स्पीड ऑफ दिस मोटर एट रेटेड, एक मिनट, ये मेरा वीडियो पैनल आया हुआ है। अच्छा, एट रेटेड लोड पे इसकी स्पीड कितनी है मोटर की, यानी मैकेनिकल एनएम निकालना है। तो एनएम जो है ये ऊपर हमने फार्मूला ड्राइव किया था, एनएम इज इक्वल टू 1 माइनस एस एन सिंक होता है। अच्छा, स्लिप की वैल्यू 5% है, जब हमने वैल्यू पुट करनी है तो 5% को हम 0.05 लिख सकते हैं। 5 ओवर 100 इज 0.05। तो जो है स्लिप की वैल्यू 5 नहीं पुट करनी, 0.05 करनी है। परसेंटेज में जो स्लिप गिवन हो उसको 0.05 लिखते हैं। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो रोटर की स्पीड है वो 1710 या 1710 रेवोल्यूशन पर मिनट आएगी। अच्छा, अब आगे देखो पार्ट सी में पूछा हुआ है व्हाट इज रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस मोटर एट रेटेड लोड। रोटर की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो रोटर की फ्रिक्वेंसी का एक फार्मूला तो ये है, एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स एफ एस सी।
स्लिप 0.05 पुट करनी है और एफ जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है उससे 3 हर्ट्ज जो है वो रोटर की फ्रिक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसको हम एक और फार्मूले से भी कर सकते हैं, आपने एक ही फार्मूला करना है। दूसरा फार्मूला ये जो ऊपर हमने ड्राइव किया ना, एफ आर इज इक्वल टू पी और 120 एन सिंक माइनस एन एम, इससे भी हम निकाल सकते हैं। 4 पोल्स हैं तो 4/120, ऊपर एन सिंक और एन एम ऊपर हमने दो पार्ट्स में निकाली है। सिंक्रोनस स्पीड 1800 आई थी और एन एम जो है वो 1710 आई थी, तो उससे भी 3 हर्ट्ज आंसर आ जाता है। तो आपने इन दोनों में से कोई एक ही फार्मूला यूज करना है। ये वैसे ही अल्टरनेटली दिखाया हुआ है कि ये दोनों फार्मूलों से सेम आंसर आता है, ठीक है। पार्ट डी जो है उसमें टॉर्क निकालना है। व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क ऑफ दिस मोटर एट रेटेड, एक मिनट, रेटेड लोड पे इसका शाफ्ट टॉर्क कितना होता है, ठीक है। तो टॉर्क का ये फार्मूला टॉर्क लोड इज इक्वल टू पी आउट ओवर ओमेगा एम, ये भी हम पहले फार्मूला कर चुके हुए हैं पिछले 2 चैप्टर में। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो है वो जो पी आउट है 10 हॉर्स पावर जो है उसको हमने वॉट्स में कन्वर्ट कर लिया। 10 हॉर्स पावर इज इनटू 746 वाट पर हॉर्स पावर। और नीचे जो ओमेगा एम है ना, उसको वो कैसे आएगी, एन एम को हमने कन्वर्ट कर लेना है ओमेगा एम को। ये हम पहले चैप्टर में हम ये करते रहे हैं कि आपके पिछले पार्ट में देखो, ये जो एन एम आई थी ना, ये एन एम आई थी पार्ट बी में। इस एन एम को कन्वर्ट कर लेना है आपने ओमेगा एम में। और ओमेगा एम में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, कि इस एन एम को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई रेडियन ओवर 1 रेवोल्यूशन से इंटू 1 मिनट ओवर 60 सेकेंड से, तो उससे आपका जो लोड है वो 41.7 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पेज नंबर 6 तक जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो 19 है और तरतीब से लेक्चर नंबर 10 है। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 19 को, ठीक है। थैंक यू।